इंडिया न्यूज पर आंकड़े हमारे, फैसला आपका। लाल किला देश की शान, देश की पहचान, और इसी लाल किले के पास हुआ था आतंकी हमला। पाकिस्तान कहता रहा हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की रिपोर्ट ने सच्चाई सामने रख दी है। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि इस हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ था, और जैश किसकी सरजमी से पलता बढ़ता है ये किसी से छुपा नहीं। यानी पाकिस्तान का झूठ अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। तो सवाल यह है कि कब तक आतंक को पनाह देकर पाकिस्तान बचता रहेगा। पाकिस्तान का अक्सर आतंकी हमलों के नाम सामने आते रहते हैं, पर फिर भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा, ना ही उसको शर्म आती है। आज इसी को लेकर हमने लोगों से सर्वे भी किया, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। खास खबर के सह प्रायोजक हैं एमडीएच देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच देगी मिर्च और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, agrawalpackers.in, DRS ग्रुप 9360014001। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से पहली मौत, 25 साल की नर्स ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। 11 जनवरी को सामने आए थे 2 निपाह के केस, एक मरीज ठीक। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा केस दर्ज हो या प्रस्ताव लाए मैं लड़ूंगा, ये किसान विरोधी सरकार समझौता नहीं करने देंगे। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में शिवम मिश्रा को मिली जमानत, 20,000 के मुचलके पर रिहा हुए, आज ही हुई थी गिरफ्तारी। भारत की सबसे बड़ी रक्षा डील को डीएसी की मंजूरी, खरीदे जाएंगे 114 राफेल जेट और 6 P-8I एयरक्राफ्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक के बाद फैसला। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान खत्म, वोटों की गिनती जारी। देश के 36,000 वोटिंग सेंटर्स पर 47.91% मतदान। ईरान और अमेरिका के बीच फिर बड़ा तनाव, अमेरिका की ईरान को फाइनल धमकी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को एटमी कार्यक्रम रोकना ही होगा, एटमी कार्यक्रम नहीं रोका तो होंगे गंभीर परिणाम। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। आज बात कर रहे हैं शहबाज और मुनीर के उस झूठ की जिसको दिल्ली ब्लास्ट के समय ढिंढोरा पीटते फिर रहे थे कि हमने ब्लास्ट नहीं करवाया, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। पर आज उस झूठ को अमेरिका ने बेनकाब कर दिया, वो भी एक झटके में। जो पाकिस्तान सीना चौड़ा करके घूम रहा था कि हमने कुछ नहीं किया, आज जैश का नाम आने से पाकिस्तान घुटने पर आ गया और अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की 37वीं रिपोर्ट में दिल्ली के लाल किला धमाके में जैश ए मोहम्मद का हाथ होने का बड़ा खुलासा हुआ है। इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी, इसकी जिम्मेदारी जैश ने ली थी। रिपोर्ट्स में मसूद अजहर की नई विंग जमात उल मुमिनात का भी जिक्र है। अब जब रिपोर्ट ने सब सामने रख दिया तो इन आतंक के आकाओं की पोल खुल गई, और कैसे भिखारी देश जो अपनी कंगाल देश को नहीं बचा पा रहा, वो जैश को अपने घर में रखकर पाल रहा है। तो आपको बता दें, आतंकी आका पर यूएन रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ है। जी हां, पर्दाफाश क्या हुआ है? पाकिस्तान के झूठ की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि बेशर्म पाकिस्तान की जो आतंकी सरकार है वो नजर आ रही है, और सबसे बड़ी बात यह भी कि जैश को पनाह जो है वो दी गई है, और झूठे मुनीर और शहबाज सामने आ गए हैं। और अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब पाकिस्तान बचेगा कैसे, क्योंकि जैश ए मोहम्मद ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरजमी पर उसे पाला और पोसा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस यूएन रिपोर्ट की जिसने ये बड़ा खुलासा किया कि कैसे पाकिस्तान ने झूठ बोला, जो अमेरिका ने खोल दी है, दुनिया के सामने रख दिया है सच। यूएन का खुलासा क्या है? जी हां, अब आप ये समझिए, यूएनएससी की 37वीं मॉनिटरिंग रिपोर्ट का खुलासा क्या है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं यूएनएससी की 37वीं मॉनिटरिंग रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, ये अब आपको बता रहे हैं। 10 नवंबर 2025 लाल किले के पास, याद होगा आपको कि किस तरह से कार में ब्लास्ट हुआ था, इसका जिक्र किया गया है और कहा यह गया कि इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का
कनेक्शन है। जी हां, इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन है। मतलब सीधा सीधा आप ये मानिए वो जैश ए मोहम्मद जिसे पाकिस्तान पालता पोसता है उसका कनेक्शन बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ने हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। जी हां, आपको अगर याद हो तो जैश ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी ली थी। दिल्ली ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट्स में 28 जुलाई 2025 पहलगाम हमले का भी जिक्र है और आपको बता दें कि पहलगाम हमले के 3 आतंकी मारे जाने का भी जिक्र है। भारत के दावे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिली है। पाकिस्तान पहले संगठन को निष्क्रिय बता चुका था। मसूद अजहर ने 8 अक्टूबर को नई महिला विंग बनाई। नई विंग का नाम जमात उल मुमिनात अभी यूएन की प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल नहीं है। प्रतिबंध के बावजूद आतंकी संगठन नए रूप से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो पूरी स्थिति और परिस्थिति नजर आ रही है, वहीं आपको बता दें कि यूएन ने चेतावनी देते हुए कहा कि लगातार दबाव के बावजूद भी जैश अपने खतरनाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है। जी हां, तो देखिए आतंक के खिलाफ जो दबाव के बावजूद खतरा जो है वो लगातार बरकरार है। इसके अलावा आपको बता दें यूएन की चेतावनी है, जैश ए मोहम्मद लगातार खुद को ढाल रहा है। लगातार खुद को ढालने की इसकी कोशिश और कवायद है। यूएन की ये चेतावनी सामने आई है जिसको कि पूरी दुनिया को समझना चाहिए। आपको बता दें नए भर्ती मॉडल से संगठन मजबूत करने की कोशिश है। जैसा कि हमने आपको बताया महिलाओं को लेकर एक अलग विंग बनाने की जो तैयारी है वो भी नजर आई थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रतीकात्मक और हाई प्रोफाइल जो हमलों की रणनीति है वो यहां पर नजर आ रही है और ये सारे देश के लिए, तमाम कंट्रीज के लिए ये चिंता की बात है। कुछ आतंकी गुट कमजोर है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। कमजोर जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुए। नए मॉड्यूल बन रहे हैं और सक्रिय होता हुआ ये पूरा संगठन नजर आ रहा है। जी हां, कुछ आतंकी गुट को कमजोर लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं है। और आपको बता दें कि नाम बदलकर और नए मॉड्यूल बनाकर फिर से सक्रिय होने की तैयारी नजर आती है। तो कुल मिलाकर जो ये पूरी परिस्थिति है इसको अगर समझें और देखें तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर आप पाकिस्तान करेगा क्या। जैश ए मोहम्मद को लेकर कई दावे किए गए जिसमें भारत का कहना कुछ और है तो पाकिस्तान का कहना कुछ और, पर यूएन रिपोर्ट ने भरी महफिल में पाकिस्तान को बेइज्जत कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जैश पर जो आर पार है वो नजर आ रहा है। आखिरकार ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान का क्या दावा है कि जोश अब काम नहीं कर रहा है। जैश बैन के बाद जैश और लश्कर अब बंद हैं, यह पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब अगर ये दावे आप देखिए तो इन सब के बीच जहां भारत के दावे हैं, एक तरफ पाकिस्तान के दावे हैं, लेकिन इन तमाम दावों के बीच सच्चाई क्या है? जो यूएन रिपोर्ट है वो सामने आई है। यूएन रिपोर्ट में जब सब कुछ सामने आया है तो आप देखिए कि भारत का दावा क्या है कि जैश आज भी एक्टिव है, इलाके में आतंकी हरकतों से ये जुड़ा हुआ है जैश ए मोहम्मद, जिसका जिक्र लगातार किया जाता है। इसके अलावा जैश अब काम नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान क्या कहता है कि बैन के बाद जैश और लश्कर अब बंद है। लेकिन अगर बंद है तो यूएन रिपोर्ट में कैसे नाम सामने आया? और अक्सर अगर बंद है तो तमाम आतंकी घटनाओं के बाद खुद ब खुद जिम्मेदारी कैसे लेता है जैश ए मोहम्मद? सवाल तो यह भी अहम उठता है क्योंकि आपको याद हो दिल्ली ब्लास्ट के बाद कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी कहा कि जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। अगर है नहीं तो फिर जिम्मेदारी कैसे ले लेता है? अब आपको बता दें कि उन मामलों की भी हम बात कर लेते हैं जिसमें पाकिस्तान और जैश का सीधा कनेक्शन सामने आया है, जिसने देश और दुनिया को दहला कर रख दिया। जी हां, पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद का लिंक आप समझिए। आप देखिए यूएनएससी की जो रिपोर्ट में जैश ए मोहम्मद का नाम जो है वो बताया गया। पाकिस्तान और जैश मोहम्मद लिंक, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट आपको याद होगा कुछ दिन हुए नहीं, अभी 10 नवंबर 2025 की घटना थी। जैश ने हमले की जिम्मेदारी ली और संगठन सक्रिय है। तो ये इस घटना का जिक्र हो रहा है और आपको हम बता रहे हैं कि इसके बाद अब ये दिल्ली लाल किला ब्लास्ट तो आपको याद है, पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019, अब देखिए इसकी बरसी एक और आने वाली है 14 फरवरी। जैश ने सीआरपीएफ काफिले पर हमला किया था। आपको याद होगा कि हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। हमले में लगभग 40 जवान शहीद हुए थे। याद होगा आपको किस बेरहमी से ये घटना जो है वो प्लान की गई थी। इसके अलावा तीसरी घटना, ये तो पुलवामा अटैक की बात हो गई, 14 फरवरी 2019 का दिन था ये। पठानकोट एयरबेस हमला आपको अगर याद हो तो देखिए 2 जनवरी 2016 को यह घटना हुई थी। पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर घुसपैठ हुआ था और 12 घंटे तक ये मुठभेड़ जो है यहां पर चली थी। लगातार 12 घंटे तक ताबड़तोड़ जो मुठभेड़ है वो चली थी। इसके अलावा एक बड़ी घटना श्रीनगर विधानसभा हमला, आपको याद हो 1 अक्टूबर 2001 की यह घटना, जहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा पर बम जो है वो गिराया गया था। बम और गोलीबारी की गई थी और हमले में लगभग आपको बता दें कि जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि कई लोगों की जान गई थी, 30 से ज्यादा लोगों की जान गई थी इस हमले में, ये भी
कहा गया है और बताया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी घटना अब सामने आई है, इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये हमले में जो लगभग 30 से अधिक लोगों की मौत हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं और लगातार जैश और लश्कर का नाम भी सामने आता रहा, चाहे पाकिस्तान लाख कह ले, लेकिन ये बात दुनिया जानती है कि जो ये दोनों आतंकवादी संगठन है वो यहाँ पर पलते हैं, फूलते हैं, फलते हैं। और अब यूएन रिपोर्ट में कम से कम ये तमाम बातें जो हैं वो सामने आती हुई नजर आ रही हैं। और अब देखिए भारत लगातार सतर्क रहा है, चाहे वो एलएसी हो या फिर एलओसी का इलाका हो। अब देखिए कि लगातार कश्मीर के पास भी जिस तरह से कभी ड्रोन भेजना, कभी बलून जो PIA लिखा हुआ होता है वो मिलता है, कभी अत्यधिक मात्रा में अब देखिए अब जिस जैश ए मोहम्मद की हम बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में भी जान लेते हैं आखिर जैश ए मोहम्मद क्या है। आप ये समझिए जैश ए मोहम्मद क्या है, एक पाकिस्तानी संगठन है, जी हाँ। और आपको बता दें कि ये जो एक पाकिस्तानी संगठन है, आप इसको समझिए। और साल 2000 में आपको बता दें कि पाकिस्तानी संगठन जैश ए मोहम्मद साल 2000 में जो मौलाना मसूद अजहर, जो भारत का मोस्ट वांटेड है, उसने बनाया था इसको। इसका नाम भारत में कई बड़े हमलों में जुड़ता रहा है। ये पहला मौका नहीं है जो इस घटनाक्रम से, लेकिन इसका नाम भारत के कई बड़े हमलों से जुड़ता रहा है। भारत ने इसे आतंकी संगठन जो है वो घोषित किया है, जैश ए मोहम्मद को। यूएन ने भी इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यूएन ने भी प्रतिबंध लगा रखा है। संगठन कश्मीर पर हिंसा फैलाने की बात करता है, हमेशा ही कश्मीर पर हिंसा फैलाने की बात करता है। और 2019 में यूएन से मसूद अजहर जो है वो भी आतंकी करार दे दिया गया है, जी हाँ। तो मसूद अजहर और उसका बनाया हुआ जैश ए मोहम्मद दोनों ही भारत के लिए तो मोस्ट वांटेड हैं ही, आतंकवादी हैं ही, और यूएन ने भी आतंकवादी घोषित किया है। अब उन सभी आतंकी संगठनों के बारे में भी जान लेते हैं जो भारत में लगातार एक्टिव हैं, एक के बाद एक अपनी आतंकी गतिविधियों से भारत को निशाना बनाने की कोशिश करते रहते हैं। भारत में एक्टिव आतंकी संगठन कौन कौन से हैं? सबसे पहला अगर आप नाम देखें तो लश्कर तैयबा, जी हाँ, ये सबसे बड़ा नाम है जिसका नाम कई आतंकवादी गतिविधियों में सामने आते रहा है। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद, जी हाँ, ये भी वो नाम है जो कि आप देख पा रहे हैं, जैश ए मोहम्मद। उसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन, इसका नाम भी आपने कई आतंकवादी घटनाओं के बाद सुना होगा, इसने जब जिम्मेदारी ली होगी। हरकत उल मुजाहिदीन, ये भी एक नाम है। इसके अलावा अल बद्र, ये भी एक आतंकी संगठन है। अल उमर मुजाहिदीन, ये भी एक संगठन है। तहरीक उल मुजाहिदीन, ये भी एक संगठन। जमात उत दावा, ये भी एक संगठन। अंसार गजवत उल हिंद, ये भी है एक। और जैश ए गजवत उल हिंद, ये तमाम वो आतंकवादी एक्टिव संगठन है जो कि जगह जगह पर इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, हिंसा फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं। और कहीं ना कहीं अब इस पूरी स्थिति को अगर आप समझे और देखें तो देखना यह है कि आने वाले समय में, अब देखिए इस पर हमने सर्वे भी किया है। यूएन की रिपोर्ट में जो सर्वे है, पहला यह है कि यूएन की रिपोर्ट में लाल किले हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया है, क्या इससे पाकिस्तान पर सवाल और बढ़ते हैं? ये जो पहला सवाल है, ये देखिए यूएन की रिपोर्ट में लाल किले हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया है, क्या इससे पाकिस्तान पर सवाल बढ़ने लगे हैं? अब इस पर देखिए जो ऑप्शन है उसके बाद सबसे देखिए, हाँ सवाल होने चाहिए, 40% जो है वो ये कह रहे हैं कि हाँ सवाल होने चाहिए। पहले जांच हो, 41% ये भी कह रहे हैं कि जांच हो। कुछ हद तक 6% कह रहे हैं कुछ हद तक, और इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। 13% लोग वो भी हैं जो कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा सवाल जो है वो क्या है, वो आप देखिए दूसरा सवाल क्या है। हर बड़े आतंकी हमले में पाकिस्तान का नाम क्यों सामने आता है, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट हो या फिर दिल्ली ब्लास्ट? ये वो सवाल जो सर्वे के दौरान हमने दूसरा सवाल पूछा। अब इसका जवाब किस तरीके से सामने आया है वो भी आपको देखना चाहिए। जवाब देखिए क्या है, इसमें जवाब है पाक आतंकियों को पनाह देता है। 56% लोग जो है मानते हैं कि हाँ पनाह देता है पाकिस्तान, सरकार काबू नहीं कर पाती, 33% मानते हैं। सच्चाई साफ नहीं है, 9% ये भी कह रहे हैं कि सच्चाई साफ नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। 2% है जो कुछ कह नहीं सकते हैं। अब तीसरा सवाल जो हमने किया वो देखिए सर्वे के दौरान, वो क्या है कि जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों पर बैन के बाद भी उनकी गतिविधियों जारी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये वो सवाल है जो पूछा गया, जो हमने किया। अब इस पर देखिए, पाकिस्तान सरकार 46%, कमजोर अंतरराष्ट्रीय दबाव 27%, सब जिम्मेदार हैं 23%, कुछ कह नहीं सकते 4% ये भी कहते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो सर्वे है वो किया गया। चौथा सवाल क्या है जो हमने किया कि क्या पाकिस्तान जानबूझकर आतंकवादियों को पनाह देता है और फिर दुनिया के सामने मासूम बनने की कोशिश करता है? ये वो सवाल है जो बहुत ही ज्यादा ज्वलंत है। जी हाँ, अब देखिए पाकिस्तान धोखेबाज है, 36% लोग ये भी मानते हैं।
ऐसा नहीं लगता है। 7% वो भी हैं। आतंकवाद को पालता है 55% मानते हैं कि आतंकवाद को पालता है, कुछ कह नहीं सकते। 2% लोग मानते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा एक और सर्वे, जो आखिरी सवाल हमने किया, वो क्या किया वो भी अब आपको बता देते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है और आतंकी भी बताता है। आप इसको लेकर कैसे देखते हैं? मतलब दोनों बातें हो रही हैं। अगर आप अमेरिका की तरफ से देखें, एक तरफ सपोर्ट भी होता है। अमेरिका का दोहरा चेहरा है, ये 35% लोग ये मानते हैं। भारत के खिलाफ चाल है, 20% ये भी मानते हैं। छुपी हुई राजनीति है, 38% ये भी मानते हैं। और कुछ कह नहीं सकते में 7% हैं जो कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ये पूरा सर्वे जो किया गया, जिसका जो सवाल है वो आपने देखे, जवाब आपने देखे। और अब कुल मिलाकर देखना ये है कि आने वाले समय में अगर ये रिपोर्ट सामने आई है तो इसके बाद जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है। हालांकि देखिए, पाकिस्तान के लिए कोई नई बात है नहीं, इस तरह के रिपोर्ट सामने आते हैं और पाकिस्तान अक्सर ही इन बातों से अपने आप को नकार जाता है, अपनी जो बातें हैं उससे वो पीछे हट जाता है और कभी मानता नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान जो है इस बार मानेगा कि हाँ उसकी संलिप्तता थी, जो उसके आतंकवादी जिसको वो पालता पोसता रहा है उनकी संलिप्तता रही है? ये क्या पाकिस्तान की तरफ से माना जाएगा? ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और जो पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं उनकी तरफ से इस बात को नहीं माना जाता है और कभी भी ये सुनने को तैयार नहीं है। मेरे साथ श्रुतिदास गुप्ता जी भी विदेश मामलों की जानकार जुड़ गई हैं, और भी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल श्रुतिदास गुप्ता जी जुड़ गई हैं। श्रुतिदास गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। श्रुतिदास गुप्ता जी, आपको बता दें कि अब जब ये यूएन की रिपोर्ट सामने आई है, हम तो लगातार कह ही रहे थे, क्योंकि जैश ने खुद रिपोर्ट्स ये भी आई कि जैश ने जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसकी जिम्मेदारी ली थी जैश ए मोहम्मद ने। हालांकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अब यूएन की रिपोर्ट सामने आ गई है। जैश ए मोहम्मद, जिसको पाकिस्तान पालता पोसता रहा है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह वहां पर पनाह देता है, उनके सैनिकों के लिए तमाम तैयारी कराता है, जो आतंकवादी हैं उनको खिलाता है पिलाता है। अब उनकी जिम्मेदारी जो यूएन भी ये कह रहा है, क्या पाकिस्तान को इससे कोई फर्क पड़ेगा? ऑलरेडी फर्क पड़ रहा है, इसीलिए उन्होंने बहुत स्ट्रांगली डिसेंट नोट करवाया था जब ये रिपोर्ट निकली है। उसके अंदर ये भी नोट किया गया है कि एक मेंबर स्टेट विच इज पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स, कि पाकिस्तान ने डिसेंट जो है अपनी नोट करवाई है कि नहीं वो तो डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे उनको फर्क क्या पड़ता है। अब आप देखिए, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। जो हमारा पिछले साल का FATF का मई के अंदर जो है आपका FATF की एक प्लेनरी बैठी थी, उसके अंदर डिजिटल वॉलेट्स जैसी एक चीज़ निकाली गई थी, जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जो आजकल के नए टेररिज्म स्ट्रक्चर्स हैं वो डिजिटल वॉलेट्स यूज़ करके पैसा मूव करने लग गए हैं। उसके अंदर हमने पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग की भी बात करी थी। अक्टूबर में FATF ने एक वार्निंग इशू करी थी पाकिस्तान को कि जिस आपको ग्रे लिस्ट से हटाया गया है 2022 में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुलेट प्रूफ हो गए हैं, आपको दोबारा डाल जा सकता है अगर पता चला कि आपके देश में आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। अब UNSC की रिपोर्ट जो ये निकलती है फरवरी में, ये बता रही है कि अभी भी जैश ए मोहम्मद जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है, उसके स्प्लिंटर ऑर्गेनाइजेशंस भी बन रहे हैं जो टेरर अटैक्स के लिए ही बन रहे हैं आगे, जैसे जमात मोमिनात जो लिस्ट किया गया है। जमात मोमिनात का सिर्फ मेंशन हुआ है, उसको अभी भी UN डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर किया गया है, बट ये उसका मेंशन आना ही एक पहला स्टेप है कि भाई उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ट्रैक किया जाएगा, और जहां उन्होंने कदम जो है टेररिज्म के अंदर उनका जो है उनका फुटप्रिंट मिल जाएगा, उसी समय उनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन UN द्वारा डेजिग्नेट किया जा सकता है। तो पहला झटका जो उनको ये लग रहा है कि उन्होंने बोला, और वो UNSC के मेंबर हैं, जुलाई में उन्होंने प्रेसिडेंसी भी रन करी है उसकी, और दिसंबर तक मेंबर रहेंगे 2026 तक। तभी भी पाकिस्तान के अंदर एक ग्रुप चल रहा है, तो इसका मतलब उनका मुंह पहले ही काला हो गया कि उनकी बात झुटलाई गई है इंटरनेशनल स्तर के ऊपर कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके जमाते जैश ए मोहम्मद आपकी एक्टिव है। तो पहला मुंह काला हुआ। दूसरा, FATF की वार्निंग के बाद अगर UNSC रिपोर्ट के अंदर भी अगर ये दर्ज हुआ है, तो अभी भी एक फरवरी में जो कल तक चलेगी प्लेनरी, FATF की एक प्लेनरी चल रही है, हो सकता है इस प्लेनरी के अंदर उसको वापस ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, जिससे उस पर फाइनेंशियल झटके आ सकते हैं। जो वो लोन ले रहा है IMF से, जो 20 बिलियन का लोन है और जिसके ट्रांशेस छोटे छोटे हर 6 महीने में आते हैं, तो वो ट्रांश शायद रोक दिए जाए। जो एशियन बैंक से वो लेता है, जो बाकी वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, उन लोन्स के ऊपर स्टॉप लगा दिया जाए।
उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर स्टॉक लगा दिया जाए। कुछ अगर ऐसी एक्शन होती है फाइनेंशियल, तो कम से कम 15 से 16 बिलियन एनुअली पाकिस्तान लूज करेगा। और उसके साथ बाकी जो इंटरनेशनल बैंक्स जो वापस थोड़ा थोड़ा वापस आ रहे थे, वो भी उनके साथ फिर अपना जी। नाता तोड़ना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, एक पॉलिटिकल आउटकम भी है, और इंटरनेशनल बेइज्जती तो पाकिस्तान बार ठीक है, बार मैं आती झेलता हूँ ही श्रुति रहता दास है। गुप्ता जी, हम लगातार इसके बारे में आगे भी बात करेंगे आपसे। और मेरे साथ जीवन राज पुरोहित जी, रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो यूएन की रिपोर्ट आई है, इसमें बहुत सारे खुलासे हुए हैं। चलिए, एक बात तो ये है कि जैश ए मोहम्मद का जिक्र तो हुआ ही है दिल्ली ब्लास्ट में। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि ये जो महिला आतंकवादियों की इसने अलग विंग बनाई थी, जिक्र उसका भी है। मतलब सर, ये तो सोचने वाली बात है कि कैसे, मतलब आतंकवाद को पालने पोसने का काम जैश ए मोहम्मद कर रहा है और उसे पालने का काम पाकिस्तान कर रहा है। क्या पाकिस्तान सचमुच इन चीजों से अनजान है? ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर करने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि खुद भी तो भुगतता रहता है बीच बीच में। जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप खुशबू। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जहाँ तक ये महिलाओं का विंग खड़ा किया, विमेंस विंग खड़ा किया है, जो अभी श्रुति जी बता रही थी, ये बहुत मकसद के साथ खड़ा किया गया है। जो दो ग्रुप्स आइडेंटिफाइड हैं उनकी बात हो चुकी है, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा। अब इन्हीं का ये विंग है। जो समझने वाली बात है कि मसूद अजहर, जो लश्कर का कमांडर था, उसकी बहन है आयशा, और आयशा उनके विमेन विंग की लीडर रही हुई है। और भारत के अंदर अगर आप ध्यान हो, जब ये अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला हादसा हुआ 10 नवंबर के हादसे के बाद में, और डॉक्टर शाहीन का नाम बीच में आया था, तो डॉक्टर शाहीन इनके साथ जुड़ी हुई थी, जैश के साथ जुड़ी हुई थी, लश्कर के साथ जुड़ी हुई थी। दूसरे जो दो डॉक्टर्स और पकड़े गए थे, डॉक्टर गनई और राथेर, जो काजीकुंड और पुलवामा के रहने वाले थे, उनके लिंक भी जैश मोहम्मद के साथ में और एलईटी के साथ में पाए गए थे। तो आप जो बोल रही हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और इसको कंटिन्यूटी देने के लिए पाकिस्तान ने हमारी जगह पर, हिंदुस्तान में, कश्मीर में और दूसरी जगहों पर भी भारत के अंदर अपने अपने नुमाइंदे खड़े कर रहे हैं, गुर्गे गुर्गियां खड़े कर रहे हैं। और इसी का सिलसिला है कि ये तो पकड़े गए जो हैं। आपको मालूम है, अभी हिसार के अंदर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो पाकिस्तान जाती रही हैं, उन्हें पकड़ा गया था। हाँ, ये वो बिल्कुल। स्लीपिंग सेल्स हैं। और ये तो वो है जो एक दो सामने आए हैं। इतने न जाने कितने सैकड़ों सेल्स आज भी दबे हुए हैं। और ये लड़कों के साथ में लड़कियों को भी शामिल करना, इनका ये फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे काम करेंगे। और मैं आने वाले समय में समझता हूं कि जिस तरह से लड़के ऑपरेट कर रहे हैं, लड़कियां भी ऑपरेट करेंगी। बलूचिस्तान एक उदाहरण है। बलूचिस्तान ने जो अभी पाकिस्तान आर्मी पे अटैक किया था, उसमें 2 लड़कियां शामिल थी। और तीसरी मजे की बात है कि अभी तक ये विंग डिक्लेयर्ड नहीं है, सिर्फ नॉट बिल्कुल, लिस्टेड बिल्कुल, है। हाँ। दैट मीन्स कि लश्कर जैशे के ये छोटे विंग है, जैसे कि द रेजिस्टेंस फोर्स था, उसी तरह से एक ये विंग है। जब तक कि ये प्रोमिनेंस में आएगा, तब तक ये बहुत नुकसान कर चुके होंगे। बिल्कुल, हमें ठीक है। चाहिए कि हर हालत में हाँ। इनको रोका जाए। बिल्कुल। इनकी और इस हिसाब की तैयारी भी इंटेलिजेंस और करनी इनके पड़ेगी सर। ऊपर- आप देखिए कि अगर ये तैयारी इनकी, आप श्रुति दास गुप्ता जी जो बात जीवन राज पुरोहित सर कह रहे हैं, वो बहुत ही सीरियस है। आप देखिए कि महिलाओं को लेकर एक आतंकवादी विंग बना लेना, और उसको कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो मतलब चुपचाप काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर भारत को भी तो फिर इसी तरीके से सोचना पड़ेगा। भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां है वो भी तो फिर इसी तरह से सोच रही होंगी कि कल को पुलवामा और दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से पूरा फंडिंग हुई है, हमने देखा अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर, और कई नाम जो है वो सामने आए हैं। भारत को भी अब हर प्रोस्पेक्टिव से सोचना होगा, क्योंकि आप देखिए कि इनकी सोच कितनी ज्यादा आगे बढ़ रही है। ये लगातार एक कदम आगे सोच रहे हैं कि चलिए अगर ये फेल हो गया तो फिर आगे क्या, ये फेल तो आगे क्या। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये टेरर फंडिंग तो खैर हमें लग रहा है कि भाई चुपचाप से खड़ी कर दी। उन्होंने तो प्रॉपर पर्चे निकाले थे क्यूआर कोड के साथ स्कैन करने वाले, कि आप उसको 1 महीने का इसके अंदर आप पहले वो करिए, सब्सक्राइब करिए, उसमें आपको 9 वीक्स का एक कोर्स होगा, फिर आप दूसरा सब्सक्राइब करिए तो उसमें और एडवांस कोर्स होगा।
तो ये जो जिहादी माइंडसेट है ये उनको कोर्स वाइज बेच रहे हैं इस जमात मोमिनात के अंदर। और पहला वाला जो कोर्स है उसके अंदर तो सिर्फ पहले आपको ओबीडियंस सिखाई जाएगी और इस्लामिक तरीके में कि भाई आपने किसी गैर मर्द से बात ही नहीं करनी है, आपने उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखना है। और वो जो एक्चुअल कट्टर आइडियोलॉजी है जो 7वीं सेंचुरी में शायद सही रही होगी, जो आज की सेंचुरी में शायद उसकी उस तरह से जगह नहीं है, वो उनको एग्जैक्टली उनका माइंडसेट ब्रेन वॉशिंग वाला जो पैकेज है वो उन्होंने पूरा पर्चों के साथ छाप के निकाला गया है। तो ये हमारे लिए ऐसा लग रहा है कि ये चुपचाप में हुआ है, उन्होंने तो दिल खोल के बोला है और तभी उनके पर्चों और उनकी जो दिल खोली वाली हरकतों की वजह से ही हम ये जो है अच्छी तरह से अपना डॉक्यूमेंट डोसियर आगे ले जा सके हैं। और यूएनएससी को भी आंख खोल के देखना पड़ा है क्योंकि ये जो वुमेन्स विंग है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट टाइप का एक विंग होता है। क्योंकि कोई भी इंसान डायरेक्टली टेररिस्ट सोचता है तो विमेन नहीं सोचता है, उसको हमेशा औरत को ऐसा लगता है कि नहीं, जो स्त्रियां हैं, जो फीमेल हैं किसी भी सेगमेंट की सोसाइटी की, वो हमेशा सॉफ्ट होती है, मातृत्व का उनकी तरफ हम लोग आइडियोलॉजी रखते हैं। सिक्योरिटी स्कैनिंग में भी उनकी तरफ हम उस तरह से नहीं देखते हैं। तो ये जो सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड है टुवर्ड्स विमेन, उसको एक्सप्लॉइट करके उनको आपने अगर जिहादी रूप में उसको ढाल दिया, उसको आपने जमात मोमिनात बना दिया, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया तक नहीं लिमिटेड रहेगी। इन पाकिस्तान का तो हाथ जो है वो लंदन बॉम्बिंग तक गया था, तो कल तक ये आइडियोलॉजी वहां पर भी जाएगी। इसी वजह से ये जमात मोमिनात जैसा विंग उन्होंने अभी नोटिफाई किया है। जो आइसिस ब्राइड्स करके जो बहुत पॉपुलर एक चीज हुई है, जो अपने आप को भी जला सकेंगी, जो अपने आप को भी ध्वस्त करने को तैयार हैं इस्लाम की कट्टरपंथी के नाम पे, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पैरेलल लग रहा है मुझे जमात मोमिनात। इंडिया के लिए खतरा है, पूरे ग्लोबल साउथ के लिए खतरा है, साउथ ईस्ट एशिया के लिए खतरा है, और लेकिन यूरोप भी इससे ज्यादा दूर नहीं रहेगा। ठीक है मैम, आप रहिए हमारे साथ। श्रुतिदास गुप्ता जी मेरे साथ रहिए आप, हम आगे भी बातचीत करेंगे आपसे। और मेरे साथ अब मेरे दो और भी गेस्ट जुड़ गए हैं, थोड़े देर से जुड़े हैं लेकिन आ गए हैं मेरे साथ सैयद सिराजी, पाकिस्तानी पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। एलन राव सर, एक्स डीसीपी दिल्ली पुलिस, भी जुड़ गए मेरे साथ। सर आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल सैयद सिराजी साहब आप ही से है। ये जो रिपोर्ट आई है यूएनएससी की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिक्र इसमें जैश ए मोहम्मद का है कि इसकी भूमिका पाई गई है। जो दिल्ली ब्लास्ट में हुआ है वो जैश ए मोहम्मद, जिसको आप मानेंगे नहीं लेकिन आपकी धरती पर पलता है और आगे बढ़ता है, और इसके जो आतंकवादी, जो मसूद अजहर जैसे लोग हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं। कुल मिलाकर नहीं लगता आपको कि ये वक्त आ गया है कि जो आपका देश है उसको आगे बढ़ने की जरूरत है इन आतंकवाद और इन तमाम चीजों को पीछे छोड़कर? ये देखिए, बिल्कुल दुनिया तभी तरक्की कर सकती है जब दहशतगर्दी के खिलाफ सब मिल के जो है आगे बढ़े। और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे एक तवील अरसे से जो है वो ये जंग लड़ रहा है। और पाकिस्तान के 80,000 लोग जो है वो इसमें शहादतें दे चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो भी शामिल है। उसके साथ साथ तकरीबन 150 अरब डॉलर का नुकसान जो है पाकिस्तानी मईशत इस हवाले से अब तक बर्दाश्त कर चुकी है। और पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो जारी रखी जाए। लेकिन सैयद सिराजी सर, कैसे कोशिश की? अपनी जमीन देते हैं आप लोग सर, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को, लश्कर ए तैयबा और ना जाने कितने नाम हैं, अब जमीन देंगे उनको, वहां पर तैयार करेंगे, फिर कहेंगे कि हमारे लोग चले गए। ऐसे कैसे, दोनों चीजें कैसे होंगी एक साथ? मोहतरमा, अब जरा आपने क्योंकि सवाल किया तो मेरा जवाब आप ले लीजिएगा। तसल्ली से जवाब दें सर। जी, तसल्ली से जवाब दूंगा और मैं तसल्ली करवाऊंगा आपकी, और सुई में धागा डाल के बताऊंगा कि किस अंदाज में जो इस वक्त भारत तालिबान रजीम को सपोर्ट कर रहा है। कुछ अर्सा पहले तो हम नरेंद्र मोदी और आपके जो अजीत दोवल थे उनको सुनते थे कि तालिबान दहशतगर्द है, तालिबान दहशतगर्दी फैलाते हैं, लेकिन आज आप उनके साथ अब कुछ दिन पहले तक तो सर आपको भी बांग्लादेशी में सब बेकारी लगते थे, अब बांग्लादेश के साथ आपके भी संबंध बढ़िया चल रहे हैं ना सर? वो तो देखिए नेशन टू नेशन बात होती है। अरे सर सैयद सिराजी सर, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। सुई में धागा तो डालने अरे सैयद सिराजी सर, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। आप तो चले गए हमारे प्रधानमंत्री पर और अजीत डोवाल पर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सैयद सिराजी सर, क्यों जमीन देते हैं? जैश ए मोहम्मद का जिक्र आया है यूएन की रिपोर्ट में, वो अमेरिका जिसके आगे पीछे आजकल आप लोग घूम रहे हैं। अच्छा, थोड़ा मुस्कुराएं।
थोड़ा मुस्कुराएं। अरे सर, मैं बिल्कुल अच्छा मुस्कुरा रही हूँ, लगेगा। आप मेरी चिंता ना थोड़ा करें, मैं मुस्कुराएं, भारत में मुझे हूँ, एक जवाब दें। मैं पाकिस्तान में मुस्कुराएं। नहीं हूँ, भारत में हूँ, मैं बिल्कुल मुस्कुरा रही हूँ, सुनो ना, चिंता थोड़ा ना करें मुस्कुराएं ना, सर। मुस्कुराएं, मुस्कुराएं, मुस्कुराएं। ब्लैक सूट बिल्कुल में आप बिल्कुल, वैसे भी अच्छी लग बताएं। रही हैं, ब्लैक सूट में अच्छी लग रही हैं आप, जरा सुने तो सही ना। हाँ, मुझे ये बताएं कि आप ये कह रही हैं कि हम दहशतगर्दों को पालते हैं, तो ये जो कुलभूषण यादव है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया, राक एजेंट, हाजिर सर्विस इंडियन बैरिया का ऑफिसर, ये कहां से आया? सर अब तो देखिए, ये तो अब आप आपके सुनो, अब ये तो सुनो, आपके पाले पोसे आतंकवादी, अब उनको आपने किस तरह से ट्रेंड किया है। कुलभूषण यादव चलिए आपने एनीवेज, पाला है। मैं आती हूँ, कुलभूषण मैं आती यादव हूँ, मैंने मेरे साथ पाला है। और भी लोग हैं सर, आप कुलभूषण मेरे यादव सवाल मैंने का जवाब पाला नहीं है। दिया आपने, मैं आती हूँ आपके पास, उसकी बीवी, पूरा उसकी समय माँ दूंगी सर, भारत पूरा से डिबेट आई, है हमारे पास, यहाँ पूरा पे टाइम मिल है, के गई। मैं आती हूँ। यहाँ- मेरे साथ चलो, एलन राव ठीक। सर भी जुड़ गए हैं। एलन राव सर, ये जो हमारे पत्रकार साहब हैं, सैयद सिराजी साहब पत्रकार, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। अब देखिए, बात तो सर यहाँ पर आतंकवाद की हो रही है, यूएन की रिपोर्ट की हो रही थी, लेकिन इनका जिक्र जो है वो तालिबान को लेकर हो रहा था। बहरहाल यूएन की रिपोर्ट आई है सर, और कहा यह जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का हाथ था, जो जिसका जिक्र एनआईए ने भी अपनी रिपोर्ट में किया था। नमस्कार मैम, और आपके सभी को पैनलिस्ट को, आपके सभी व्यूअर्स को। देखिए, एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन है उसका जो अभी मैं समझता हूँ सपोर्ट किया है यूएन ने, कि जो एनआईए ने कहा गया था उसको उन्होंने माना है कि हाँ वास्तव में ही पाकिस्तान का इसके केसेस में हाथ है। तो ये अब जो रिपोर्टर साहब कह रहे हैं वो दूसरी बात को वहीं कहीं और कहीं ले जा रहे हैं। नहीं, मैं लेकिन रिपोर्टर वास्तव में नहीं हूँ, मैं सीनियर इसमें एनालिस्ट हूँ कोई डाउट नहीं पाकिस्तान है में। सर जी। मैं सर आपके जी, चैनल का रिपोर्टर नहीं हूँ, मुझे एज सैयद एनालिस्ट साहब, बुलाया गया। सैयद साहब, नहीं आप पाकिस्तान के रिपोर्टर, मुझे मालूम है, आई नो नहीं, इट वेरी वेल। मैं बट एंकर हूँ, वो रिपोर्टर नहीं हूँ। चलो एंकर होंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम सच्चाई पे तो रहिए। बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान हमेशा से इंडिया के खिलाफ बात करता रहा है, इंडिया के खिलाफ साजिशें रखता रहा है। जितने भी जो केसेस हुए हैं वहां पर जिसमें पाकिस्तान का नाम आया है, वो कोई किसी से छुपे नहीं है। और वो सारी की सारी चीजें हमने अपने डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट जितनी इन्वेस्टिगेशन करती है वो सारी एमएचए और एमएनईए में करके और यूएन को भेजते हैं, और यूएन ने इसी बात को लेते हुए कहा है कि वास्तव में ही पाकिस्तान का इसमें हाथ है। और पाकिस्तान को अब सोचना समझना चाहिए कि ऐसे काम करने की बजाय, अपना इकोनॉमी को इस प्रकार से खराब करने की बजाय वो अपने उन्नति के काम करे। हमारे साथ क्या दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं, वो हमारे लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, अपने अपने लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। ये कोई बात ठीक नहीं है। कहीं कोई न कोई तो उनको समझाए, कोई न कोई तो उनको अच्छी बुद्धि दे। पता नहीं उनको समझ नहीं आ रहा है क्या बात है, लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान अगर ऐसा ही करता रहा तो आप लोग जैसे आप चले एंकर हैं जो भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इसमें परेशानी होगी। ठीक है सर, मैं आती हूँ, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये भी था सैयद सिराजी साहब, फिर मैं श्रुतिदास जी गुप्ता जी आपके पास और जीवन राज सर आपके पास आती हूँ। अच्छा सैयद सिराजी साहब, ये जो यूएन ने पुष्टि की है उसमें जमात उल मोमिनात का भी जिक्र किया गया है, मसूद अजहर का भी जिक्र किया गया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? महिला आतंकवादी विंग बनाई जा रही है। देखिए खुशबू, एक तो ये चीज है कि मैंने अभी आपका ट्विटर हैंडल पढ़ रहा हूँ तो उससे मुझे पता चला है कि आपका नाम खुशबू है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि दहशतगर्दी जो है इसका ना कोई मजहब होता है, और कोई भी दहशतगर्दी करे दुनिया में कहीं भी करे। ये अभी रिसेंट पाकिस्तान में जो इमाम बारगाह पे एक दहशतगर्दी हुई और यहाँ पे तकरीबन 31 लोग जो हैं वो शहीद हुए और 160 के करीब जख्मी हुए। तो यकीनी तौर पे दहशतगर्दी कहीं पे भी होगी, किसी अंदाज में भी होगी, पाकिस्तान ने हमेशा उसकी मुखालफत की है। लेकिन हमें थोड़ा सा ना बड़े हिसाब किताब से चलना चाहिए। अभी मेरे ये जो दोस्त थे जो फोर्सेस से हैं, एनआईए से हैं, ये फरमा रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के बारे में दुनिया के सामने रखते हैं। हमने तो आपका हाजिर सर्विस शख्स पकड़ा हुआ है ना, देखिए ना, हाजिर सर्विस बैरिया का बंदा पकड़ा साहब, मैं हुआ है। सच्चाई बता रहा हूँ, भरमा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपके सामने। उसके वीडियो बयान है, वीडियो बयान उसके सामने है, वो खुद बता रहा है मैं कैसे आया था, कहाँ मैंने आपके। अब देखिए, यही फिर सैयद सिराजी साहब, जब ये हो रहा था ना, जो आपने ये तमाम चीजें की हैं, तो और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो आप ही के लोग जो है ना वहां से वो वीडियोस बना के बता रहे थे कि देखिए ये आतंकवादी पैड है जिसको कि भारतीयों ने खत्म कर दिया है। तो ये तो स्थिति है। एनीवेज, मैं आती हूँ आपके पास, फिर रिप्लाई भी लूंगी। जीवन राज पुरोहित जी, सर देखिए ये दिक्कत है क्योंकि आतंकवाद है और आतंकवाद से कभी भी
कोई बच नहीं सकता है, भले किसी भी जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा हो। जरूरत अब यह है कि ग्लोबल स्तर पर अब इसकी बात होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका जिक्र होना चाहिए और जिसकी बात होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। पहली बात तो ये कि यूनाइटेड नेशंस अभी तक टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं दे पाया है। जब तक अमेरिका में 9/11 नहीं हुआ, जब तक लंदन में अटैक नहीं हुआ, जब तक फ्रांस में अटैक नहीं हुआ, इन लोगों की नींद नहीं जागी। तब तक वो भारत का मसला, भारत की अंदरूनी प्रॉब्लम समझते थे। अब जब इन्होंने पहचान लिया है तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ही जाकर के उसामा बिन लादेन को पकड़ा, मारा उसको, और बिना पाकिस्तान गवर्नमेंट की और आर्मी की मदद के बिना वो नहीं संभव था। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक पाकिस्तान को, टेररिस्ट को पकड़वाया। शिराजी, मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने उसामा बिन लादेन को पकड़वाया। अब मैं ये भी देखना चाहूंगा कि पाकिस्तान मसूद अजहर और इनके जैसे और टेररिस्ट हैं, आयशा बैठी है, इनको भी पकड़वाए, नहीं तो आर्मी उनको जाकर के मारे, तब होगी बढ़िया बात, आले दर्जे की बात कि पाकिस्तान खुद को विक्टिम न कह करके इन टेररिस्ट को मारे। टेररिस्ट के पास वो हथियार नहीं है, टेररिस्ट के पास वो पैसा नहीं है जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ में है। जो पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ने कहा वो बात हम सबको विदित है कि ऐसे हालात में, जबकि बीएलए एक तरफ से आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, टीटीपी एक तरफ से डाल रहा है, ये टेररिस्ट ग्रुप एक साथ डाल रहे हैं, तो ये मामला बहुत संजीदा हो जाता है। शेरा जी, आप एक बहुत सीनियर एंकर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, और आप इस चीज को अगर अंदरूनी तौर पे देखें तो पाकिस्तान को जुड़ने की जरूरत है, बजाय इसके कि बिखर के गिर जाए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा दोस्त बिखर जाए। आपने जो बात कही सैयद सिराजी साहब, इस पे जवाब भी दीजिए। और कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र के निगरानी दल ने देखिए चेतावनी भी दी है कि निरंतर आतंकवाद विरोधी दबाव के बावजूद जैश ए मोहम्मद जैसे समूह नए भर्ती मॉडल या प्रतीकात्मक प्रभावशाली हमलों के माध्यम से अनुकूलशीलता प्रदर्शित जो है वो करना जारी रखे। मतलब कि ये जो पूरा प्रदर्शन है वो जारी है, कहीं ना कहीं जरूरत तो है कि अब इसे रोका जाए। देखिए, बड़ी आपने कंस्ट्रक्टिव बात की और मैं आपकी इस बात की तारीफ करता हूं कि जिस अंदाज में आपने बात की। देखें, बीएलए की आपने बात की, टीटीपी की बात की। इस वक्त बीएलए और टीटीपी जो है पाकिस्तानी इदारों पे हमले कर रहे हैं और बीएलए की ट्विटर हैंडल जो है, फिर ये कहा जाता है ना पाकिस्तान तो जी भारत को टारगेट किया हुआ है और भारत जो है वो तो सिर्फ उसके खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। ये एक बयानिया जो है इंडियन मीडिया जो बनाता है। अब हमारी भी मौक़िफ़ सुन ले अगर आपने बुलाया है। बीएलए के जो अहम जो कमांडर है उनके इलाज भारतीय अस्पतालों में होते हैं। टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान में इस वक्त तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के साथ मिलकर बैठी हुई है और अफगान रजीम जो है उसके वज़रा जो है वो इंडिया में आ रहे हैं। भारत जो इस वक्त अफगान रजीम को सपोर्ट कर रहा है और अफगान रजीम टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी जानब भारत जो बीएलए को सपोर्ट कर रहा है। अजीत डोवल साहब के बयानात ऑन रिकॉर्ड है जिसमें वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जी जो टीटीए है उनको तो कुछ पैसे दे दे तो पाकिस्तान के खिलाफ देवबंद को इस्तेमाल कर ले। तो मेरे ख्याल में फिर दोनों तरफ से ताली बजनी चाहिए ना। आप बीएलए की सपोर्ट छोड़े, आप टीटीपी की सपोर्ट छोड़े, टीटीए की सपोर्ट। सैयद सिराजी साहब देखिए, अब आप बीएलए टीटीपी, अब देखिए सर, देखिए आपने सर सैयद सिराजी साहब, लेकिन आपको ये बात भी तो माननी पड़ेगी कि जो हाल आपने बलूचिस्तान का कर रखा है, जो वहां के लोगों का हाल है, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। अब इसको आप भारत का नाम दे दे कि भारत भड़का रहा है, टीटीपी को भारत भड़का रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। आप कहीं ना कहीं विद्रोह को उस लेवल पर लेकर आएंगे सर, तो आप सारी चीजें वहां से निकाल ली, आपने दोहन कर दिया पूरा का पूरा बलूचिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा का। दुनिया जानती है बात को सर, आप मानेंगे नहीं वो अलग बात है। सुने ना, दुनिया, हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको पूरा टाइम दे रही हूँ, सुन भी रही हूँ, बताइए ना। हाँ, दुनिया गुजरात को भी जानती थी जिसके बाद नरेंद्र मोदी साहब के अमेरिका जाने पे पाबंदी लगी, अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था। दुनिया मणिपुर को भी जानती है, दुनिया असम को भी जानती है। सर, दुनिया तो ये भी देख ही रही है कि भारत जो है वो कहाँ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, ये भी दुनिया देख रही है। और दुनिया ये भी देख रही है कि पीएम मोदी को 22 से 23 देश जो है ना वो नवाजते हैं अपने सबसे बड़े अवार्ड से, ये दुनिया भी देख रही है। कोई बात नहीं सर, हमें कोई उसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारत और भारत का दम तो दुनिया देख रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रुतिदा
दास दुनिया गुप्ता ने जी, मैं देखा आ है रही हूँ कि सर आपके डोनाल्ड पास, ट्रंप रोजाना मैं आ रही बताते हैं हूँ ना श्रुति कि दास भारत गुप्ता के जी। कितने त्यारे गिरे हैं, ठीक है, मैं रोजाना आ रही हूँ बताते सर, हैं आ रही हूँ डोनाल्ड श्रुति दास गुप्ता जी। देखिए कहीं ना कहीं अब नाम चाहे जो भी ले लें सैयद सिराजी साहब, ये तो अब देखिए उनको कहीं ना कहीं फिलअप तो करना है, लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति फिलहाल नजर आ रही है और जो ये रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद जरूरत हर देश को सोचने और समझने की है कि आप सिर्फ इसीलिए नहीं बच सकते कि अब तक आप पर आतंकवाद का साया नहीं पड़ा है, कभी भी पड़ सकता है। ये बात सबको समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो ये जहर मिलाया जा रहा है उसका एक लिमिटेड तरीके से ही इफेक्ट होगा, ये हम तक आग नहीं पहुंचेगी, ये गलत है। ये आग बहुत, दहशतगर्दी की आग जो है वो बहुत देर तक जलती है और कहीं तक भी जा सकती है। इसकी कोई सरहद नहीं होती है, ये कहीं रुकेगी नहीं, कहीं थमेगी नहीं। जिनके दिल और दिमाग में अगर नफरत का ये बीज बो दिया जाता है कट्टरपंथी के साथ में, उनका एक टारगेट नहीं रह जाता, फिर उनकी कट्टरपंथी जिस डायरेक्शन में उनका गर्दन मोड़ेगी वो उसी डायरेक्शन में जाके अपनी दहशतगर्दी फैलाने शुरू कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि लंदन बॉम्बिंग तक में उनको जब जो हाथ है वो पाकिस्तान तक वापस आया था। तो ये बात समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसे टेरर मॉड्यूल्स का नाम लिया जा रहा है और जो आज भी एक्टिव है, जबकि पाकिस्तान कह रहा है वो डिफंक्ट है, उनके डिजिटल वॉलेट्स को 1 साल से ट्रैक किया जा रहा है कि वो डिजिटल वॉलेट्स के अंदर डील करते हैं, उन्होंने पर्चे छपाए हैं जमात मुस्लिमा के, उनके वीडियोस वायरल हुए हुए हैं कि आइए हम आपको जिहाद सिखाएंगे, हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान से बदला लेंगे, ऐसी वाले जो वीडियोस उनके वायरल हुए हुए हैं, उसके बेसिस पे अगर उनका नाम लिया जा रहा है, तो अगर पाकिस्तान अपने आप को एक्चुअली प्रूव करना चाहता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, तो करते हैं अरेस्ट मसूद अजहर को। जो ओसामा बिन लादेन के साथ हुआ वो आगे जाके उनके साथ भी करके दीजिए, जिनका नाम अब तो यूएन टेरर ग्रुप पे है, जिन जिन नोटेड टेररिस्ट का नाम आ रहा है, जिनको पाकिस्तान के साथ लिंक किया जा रहा है, आप उनका खात्मा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका कुछ ना कुछ हाथ ऊपर नीचे होगा किसी ना किसी का, तभी आप नहीं कर पा रहे हैं। तभी आज भी आप डिफंक्ट बोल रहे हैं, जबकि आप यूएनएससी के मेंबर हैं, तभी भी आपकी बात नहीं मानी जा रही है और बाकी मेंबर्स की जिद करने के बावजूद आपका नाम वहां आता है कि पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद अभी भी एक्टिव है, उस स्प्लिंटर ग्रुप्स निकाल रही है, डिजिटल और वर्चुअल तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, फंड्स इकट्ठा कर रही हैं। ये सब उस रिपोर्ट में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है। तो मतलब उनके पास इनफ एविडेंस है कि ऐसा हो रहा है। और हमारे जो 5 वीटो मेंबर्स हैं उसमें से इसमें चाइना ने भी इसको वीटो नहीं किया। तो अगर आप देख लीजिए, आज तक जब भी हम उनके गिरेबान तक जाते हैं, हमेशा चाइना जैसा एक रोड ब्लॉक जो है इंडिया के या बाकी किसी भी मेंबर स्टेट के सामने आ जाता है अपनी वीटो पावर के साथ। इस बार चाइना भी नहीं सामने आया है, चाइना ने भी इस चीज को आगे जाने दिया है। तो शायद पाकिस्तान को अब सोचना चाहिए कि जो वो अपने अंदर पाल रहा है वो एक नासूर की तरह बन गया है, उसको अगर उन्होंने खत्म करके नहीं निकाला तो ये नासूर अंदर से पूरे देश को खा जाएगा और इनका जो एंड गोल होगा ना, प्रगति की बजाय उल्टे डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सैयद सिराजी साहब, ये तमाम बातें जो कही गई हैं उसके बारे में बताइए। और इसके अलावा मेरा एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मसूद अजहर को आप लोग आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, पाकिस्तान का आइन है, कानून है, किसी के कहने या किसी के ना कहने से जो पाकिस्तानी कानून है वो को भी आप बदलता नहीं नहीं। मानेंगे। यूएन ने बोल दिया कि यूएन ने बोला है, आप मानते हैं कि उसके आप सदस्य भी हैं ना? यूएन ने जो कब्रें कश्मीर में इज्तिमाई कब्रों के बारे में कहा है, उसके बारे में जरा पहले मुझे बता दीजिए। मेरे सवाल का फिर किसी इंसान को नहीं दे रहे आपके एक इंसान को बोला जा रहा है, उसको बोला जा रहा है, यूएन पे आ जाते हैं। अरे आप मसूद अजहर के बारे में बताइए ना, मतलब कि आपके लिए मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मसूद अजहर जो कर रहे हैं उसके लिए। सैयद साहब, जी जी सुनिए सर, पहले सवाल मैं ये कह रही हूँ, मसूद अजहर मतलब आप लोगों के लिए मतलब कि आतंकवादी नहीं है क्या वो? देखें, इस वक्त जरा सुन लीजिएगा ना, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट बात होती है ना। इस वक्त तो हसीना वाजिद को सजा दी हुई है बांग्लादेश की कोर्ट ने, और आपने हसीना वाजिद को अपने पास रखा हुआ है। मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश के लिए वो एक वो शख्सियत है जिसको सजाए मौत है, आपने उसको अपने पास बिठा के रखा हुआ है। तो मुझे बताएं कि आप क्यों नहीं उसको बांग्लादेश वापस भेज दें? पॉलिटिकल प्रिजनर हो सकती हैं, जिसको हमने शह दिया। ऐसे मतलब क्या दलाई लामा को भी दिया है। आप पत्रकार हैं, लेकिन आपने क्या कंपैरिजन अभी किया है? इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर होना और एक किसी देश के मुजरिम होना, इसमें बहुत फर्क है। आप अभी क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? ये सच हो गए हैं, एक भी केस प्रूव नहीं हुआ है। गुजरात रायट का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था, लेकिन ये आपसे
से मुझे के उम्मीद हवाले नहीं से थी, बता ये जो दें। आपने जो जलाई कि कंपैरिजन किसने किया है आगे ना, पहुंचाया, ये ये भी इसलिए अभी तक सारे कौन बोल थी रहे नहीं। हैं। बहरहाल सारे बोल कोई रहे हैं, बात नहीं आप सर, सारे ठीक बोल है, रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ बहुत मुश्किल है जवाब देना आपके लिए भी। एलन राव साहब बहुत मुश्किल होगा जवाब देना कि मसूद अजहर के लिए वो व्यक्ति जिसके लिए इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, इतनी सारी चीजें, फिर भी पाकिस्तान के लिए वो नाकाफी हो जाती है। सर आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट कर ले सर अपने आप को, एलन राव साहब। यस मैम, यस मैम, जी यस। सर। देखिए, ये जो बातें हो रही हैं, ये सभी बातें टेररिज्म को खत्म करने की होनी चाहिए, जैसे इंडिया में हम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से या जो अजहर महमूद इसकी बात हो रही है, वो वास्तव में ही डिक्लेयर्ड है। वो यूएन ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो टेररिज्म के फेवर में है। तो उनको अभी ये सारी बात यूएन की बात है, वो तो कंफर्म हो गई है। अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये इन्हीं की तरफ से ये है कि टेररिज्म को फैलाने की बात कर रहे हैं। और इंडिया के साथ में जो उनका जो रिश्ते हैं, जो कि अच्छे होने चाहिए, मैं समझता हूँ अगर इंडिया के साथ में अच्छे रिश्ते होंगे तो पाकिस्तान की पब्लिक को फायदा होगा। ये इनके एंकर साहब को मालूम होना चाहिए और पाकिस्तान के लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम इंडिया के साथ अगर रिश्ते अच्छे बनाएंगे तो ठीक है, टेररिज्म हम फैलाएंगे अच्छे तो चाहते उनको हैं इंडिया के नुकसान है। साथ, इसमें हम कोई डाउट कैपेबल नहीं है। हैं, पाकिस्तान हम भारत के कैपेबल साथ हैं, सब कुछ बेहतरीन रिश्ते चाहता है। हम मुकाबला करने के लिए कैपेबल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और हमने करके दिखाया है पीछे। हमारा देश इतना कमजोर नहीं है, और कहीं मत समझना कभी भी कमजोर हमें। दुनिया और का हम देश बिल्कुल कमजोर तैयार हैं नहीं हर होता चीज के दुनिया लिए, का, लेकिन कोई हमारा देश दुनिया का का जो कमजोर नीति नहीं है ना, होता सर। हमारी देश की नीति लेकिन ये है, लेकिन हमारी आप देश की अपने उस नीति है मीडिया कि को भी तो देखें पीसफुली जो रहना लाहौर चाहते पे हैं, अपने कब्जा कर पड़ोसी रहा के था, जो साथ में कराची पे पीसफुली कर रहा रहना था, जो चाहते हैं। इस्लामाबाद पे कर और रहा वो था। अगर वो गड़बड़ करेंगे तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी चाहते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है सर, वो तो हमने जवाब दिया भी है। अब सैयद सिराजी साहब मुस्कुरा ले, उनके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं, लेकिन कर क्या नहीं, सकते मैं बोल- हैं। ठीक है, हाँ, अपना नहीं, रिप्लाई दीजिए, फिर नहीं, मैं जवाब- जीवन राज सर के पास जवाब- आती हूँ। जी जी जी। अच्छा, ओके, हाँ, ओके, सैयद ओके। सिराजी साहब, हाँ, दे जवाब दे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की पहली जो कोशिश है भारत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की है। अब आप देख लें मजमूई तौर पे पाकिस्तान का हर जो आप ये कि बच्चा जो है वो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन अगर आप 370 से यकतरफा तौर पे इकदामात उठाएंगे और फिर कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाएंगे, 80 लाख लोगों की जेल, एक इस अंदाज में आप चलेंगे, हमारे फिर कश्मीर कैसे की चिंता ताल्लुकात मत ठीक हो करिए सकते? सर, आप हमारे कश्मीर, हमारे भारत की चिंता मत करिए। आप देखिए कि कहीं बीच से आप बलूचिस्तान ना निकल बलूचिस्तान की जाए। बात अगर वो करती निकल गया तो हैं, बहुत दिक्कत हो बलूचिस्तान जाएगी। तो बांग्लादेश गया पाकिस्तान तो फिर भी के छोटा हिस्सा गया था। कश्मीर अगर को बलूचिस्तान चला आप गया तो खुद आधा गई थी ना। कश्मीर जो आप पाकिस्तान है ना, वो आधे रह जाएंगे। सर आप हमारी सुने ना। चिंता मत करिए, कश्मीर सुने ना, बिल्कुल यूएन ठीक है में कौन हमारा। गया था? आप कश्मीर के अपनी हवाले से यूएन उस की कश्मीर करारदादें की हैं। जिस पर आप लोगों आप ने यूएन कब्जा की कर बात रखा है कर उसकी रही थी चिंता ना? कीजिए। मैं आती हूँ सुने आपके ना, पास, ठीक है। खुशबू ये आखिरी बात सुन ले, एक बात सुन ले कि यूएन के हवाले से यूएन में कश्मीर के हवाले से कौन गया? हम नहीं गए थे, आप गए थे ना। तो कश्मीर मुद्दा था तो आप यूएन में गए थे ना, नेहरू साहब गए थे ना यूएन में। तो इसका मतलब है ये इंटरनल मामला नहीं है, यही मसला बनता है। अब देखिए, मामलात अब ये हल तो यही करना बात हो चाहते गया हैं, मीठा आप मीठा मामलात गप हल गप, नहीं और करना चाहते। जो तीता लग रहा है वो थू थू, ऐसा नहीं चलता है सर ना। जब यूएन रिपोर्ट की जो बात हो रही थी, ये नेहरू बात साहब भी तो गए थे ना, एक्सेप्ट आपको कीजिए ना। आपकी फोर्सेस को एनीवेज पीछे मैं आती जाने हूँ को भी आपके बोला पास। गया था कि आप पुरोहित जो सर देखिए, इंटरनेशनल कुल बाउंड्री आप उस पे मिलाकर आए, आप लोग नहीं आए ना, तो जब इंटरनेशनल लॉ आप लोग फॉलो नहीं करते ना, तो उस रूल को वहां कोट मत करिए। वो नहीं समझ पाएंगे रूल्स और वो पाकिस्तान तो कैसे। श्रुतिदास गुप्ता जी, मैं आती हूँ मैम आपके पास। जीवन राज पुरोहित सर, देखिए कहीं ना कहीं ये जो तमाम बातें हुई, इसमें कुल मिलाकर एक बात तो साफ है, रिपोर्ट्स चाहे जो आए, रिपोर्ट्स चाहे जिस तरीके से आए, पाकिस्तान शायद ये कभी मान नहीं पाएगा कि जिस तरह से उसने आतंकवाद को पाला पोसा है, वो अब किस तरीके का नासूर बनता जा रहा है। और मसूद अजहर जैसे लोग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ना जाने कितने देशों को इस तरह का नुकसान पहुंचाएंगे, उसमें शायद पाकिस्तान भी है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जब तक मैं ये कहूँ कि अहम ब्रह्मास्मि और मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई दुनिया में नहीं है, जब तक स्वयं मैं स्वीकार न करूं कि मुझ में भी गलती हो सकती है, मुझ में भी कमी हो सकती है, जब तक पाकिस्तान ये बात नहीं समझता, तब तक इनके साथ में टीटीपी और बीएलए की प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, इनके गिलगिट बाल्टिस्तान की प्रॉब्लम चलती रहेगी। और मैं ये बहुत, मैं चूंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, कश्मीर में मिलिटेंसी को बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत से मिलिटेंट मैंने पकड़े हैं और मारे हैं, उनसे बातचीत करने के बाद में, और इनके जो हमारे पार ऑपरेटिव्स थे वो बहुत खुल करके हमको बताते थे। तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर मैं बहुत खुल करके बता सकता हूँ, एक सोल्जर होने के नाते बता सकता हूँ कि अगर कोई
अगर कोई युद्ध से डरता है तो मैं डरता हूं, क्योंकि पहली गोली या तो मैं खाऊंगा या सामने वाला खाएगा। जब जब स्ट्रेटजी की बात आती है, देश की बात आती है, जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, तब ये समझना चाहिए कि किसी भी देश को सिर्फ अस्तित्व में रहने की जरूरत नहीं है। जब तक प्रगति नहीं है तो वो अस्तित्व खतरे में है। ठीक है। और इस खतरे से निकलने के लिए जरूरी है कि सद्बुद्धि लोग मिलकर के बैठें, अपने में ही आत्मीयता के साथ बैठ करके सृजन चलिए सर, इसी नोट के साथ वो सृजन कार्य मैं शिराजी साहब से चाहूंगा। नोट के साथ समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। समय की कमी है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत